अस्सलामु अलैकुम जनाब। कल आप पहली दफ़ा घर जाके बिज़नेस लॉ नामी सब्जेक्ट पढ़ा, फ़ौरन ख़त्म हो गया। वो तो जैसे ही पढ़ा तो वो तो ख़त्म हो गया। अगर आपने नहीं लिखा तो उसने तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाना था, क्योंकि जो लिखा हुआ था वो वही वाली बात थी जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे देखी थी। तो कितने मज़े की बात है कि घर जाने से पहले जो आपने जाके पढ़ना है वो मैंने आपको यहाँ दिखा के भेज देना है। जब आप घर जाएंगे तो देखते साथ ही लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। तो उस वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो 50 मिनट जिस काम के लिए हैं, वो है लिखने वाला काम। तो ये 50 मिनट विद लिखने वाला मैं आपको कह रहा हूँ। तो फिर जिन्होंने लिखा कितना टाइम लगा? हाफ आवर। मेरी एक रफ़ कैलकुलेशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बड़े अरसे से ये वाली स्ट्रेटेजी बताता आ रहा हूँ कि जी आप इसको लिख लिया करें। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेरी किताब का एक पेज, जैसे पेज 1, 2 आपके पास तो 1 पे 2 आ रहे हैं ना पैसे बचाने के लिए, तो एक पेज असल में पैसे बचाने की रीज़न नहीं है। जब हम एक पेज पे एक प्रिंट करते हैं ना तो किताब का एक्चुअल साइज़ है छोटा, और A4 पे अगर बड़ा प्रिंट हुआ होता ना तो आपको पूरा सेशन ये लगता है कि किताब छोटे फॉन्ट की है। तो अब इस हैंड आउट के बाद किताब आएगी तो आपको लगेगा कि आप अपग्रेड हुए हैं, आप ज़रा थोड़े से बड़े साइज़ की किताब पे गए हैं। तो इसका एक सफ़ा जो है वो औसतन रजिस्टर पे हाफ आवर में लिखा जाता है, और अगेन जो टोटल पेजेस हैं वो 75 के आसपास हैं, 75, 76 इस तरह से करके। तो पूरे 6 महीने या 5 महीने के सेशन में आपसे तकरीबन 38 घंटे टोटल आपको लिखने पे इस्तेमाल करने पड़े होंगे, और वो भी टूट के होंगे, तो आपको कभी भी लोड फील नहीं होगा। तो अगर आप ये वाली बात सुन लेंगे, समझ लेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे तो हमेशा बड़े फ़ायदे में रहेंगे। और जब आपको कोई आपका रूममेट कहेगा वो पागल हो गए हो, वो लॉग ऑन पढ़ता है, वो ऐसे नहीं करना होता, नहीं अकाउंटिंग करनी होती हो, यार जहन्नुम में जाओगे, तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको बार बार ये कहेंगे कि ये हल्का सब्जेक्ट है, ऐसे बाद में कर लेना। वो बात कभी भी नहीं आती और ये पहले फेल हो जाता है। तो बस साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा करते रहें। कितना मज़ेदार बात है कि हर दिन थोड़ा सा पढ़ा और एक सब्जेक्ट साथ साथ तैयार चल रहा है। जो डेली पढ़ता है वो कम पढ़ता है, ये गोल्डन रूल हमेशा जहन में रखिएगा। और जो डेली नहीं पढ़ता वो बहुत पढ़ता है, और वो बहुत पढ़ने के बाद भी उतना हासिल नहीं करता जितना वो हासिल कर लेता है जो डेली पढ़ रहा है। कल हम लोगों ने बात की, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ समझने के लिए हमने पहले देखा कि एक प्रपोजल होता है, यानी कि ऑफ़र। फिर ऑफ़र जब एक्सेप्ट हो जाती है तो एक और वर्ड आ जाता है प्रॉमिस। फिर प्रॉमिस से आगे हमने एक एग्रीमेंट नामी वर्ड देखा, और उससे आगे कॉन्ट्रैक्ट नामी वर्ड। हमारे हर दिन का पैटर्न ये होगा कि पहले हम पिछले दिन का रिकैप करेंगे, मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, और जहां आप कंफ्यूज होंगे आप मेरे से सवाल पूछेंगे। जब हमारे सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे, रिकैप ख़त्म होगा, फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले प्रपोजल या ऑफ़र था, उसकी डेफिनेशन हमने सबसे एंड पे की थी, चलें भी उसे साइड पे कर देते हैं। प्रॉमिस किसे कहते हैं? जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए तो उसे हम प्रॉमिस कहते हैं। तो जब एक बंदा सिग्निफाई कर दे अपनी एसेंट आपके दिए गए प्रपोजल पे, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉमिस बन गया। तो प्रपोजल या ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। इस बात में या प्रॉमिस की डेफिनेशन में किसी को कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? सब क्लियर है? फिर आप आगे बढ़े और आपने पढ़ा एग्रीमेंट। प्रॉमिस करें कि वो एग्रीमेंट कर दें तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट की डेफिनेशन में हमने कहा कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए क्या हो, कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या चीज़ होती है भला? कमर्शियल वजह जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे होते हैं। भाई दोस्त ने कहा भाई साथ बैठे हैं, तो आपकी एक वजह थी दोस्ती के, मैं दोस्ती की वजह से बैठा हूं, लेकिन ये कमर्शियल वजह नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब कोई कमर्शियल चीज़ होती है, तो वो जो कमर्शियल वजह उसे कहेंगे। तो ऐसा दूसरे से कुछ कम होगा, रुपए पैसे वाला को, बिजनेस वाला को, फायदे वाला, नफा नुकसान वाला, तो ऐसे को हम एग्रीमेंट कहेंगे। एग्रीमेंट और एग्रीमेंट की डेफिनेशन सब क्लियर है सबको? आगे बड़ी कहानी, आगे पहुंच गए कॉन्ट्रैक्ट। एक खास चीज ऐड हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वो वाले भाई जी एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर दें। आप ऐसे लीगल बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, आप एनफोर्सेबिलिटी बोल सकते हैं। तो जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस
बाइंडिंग इज इक्वल कॉन्ट्रैक्ट। ये लीगल बाइंडिंग है, मैं जो बार बार कह रहा हूँ बाइंडिंग, इसका मतलब तर्जुमा कोई आपसे पूछिए लीगल बाइंडिंग क्या चीज़ होती है? कोई एनफोर्सेबिलिटी होती है, एक किसी भी मुआहदे में एक वज़न होता है। लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है कि, या लीगल बाइंडिंग का मतलब है कि अब आप बाउंड हो चुके हैं, कानूनी तौर पे बाउंड हो चुके हुए हैं। ये भाई ने साथ वाले भाई के साथ पढ़ना था और नहीं पढ़ने गया तो अदालत से सज़ा नहीं दिलवाई जा सकती। लेकिन अगर आपका एक एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग थी और वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो जो पूरा नहीं करेगा उसे अदालत ले जाया जा सकता है, जुर्माना लिया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है। क्लियर? तो लीगल बाइंडिंग भी हमें समझ आ रही है। लीगल बाइंडिंग हमें किताब कभी नहीं पूछेगी कि ऐड कैसे होती है। मैंने आपको जस्ट इनफॉर्मली बताया था कि जो लीगल बाइंडिंग है वो या साइन से ऐड हो जाती है, या स्टैम्प पेपर से ऐड हो जाती है, या गवाहों से ऐड हो जाती है। बट हमारे सिलेबस में ये नहीं है कि लीगल बाइंडिंग ऐड कैसे होगी। और आइंदा अभी हम कोई भी एग्जांपल देख रहे होंगे, ए ने बी के साथ ऐसा किया, बी ने ए के साथ ऐसा किया, तो हम हमेशा अजम्पशन लेंगे कि लीगल बाइंडिंग है। यहाँ तक है। फिर हमने दो कैटेगरीज देखी, एक्सप्रेस एक्सप्रेस प्रॉमिस या इम्प्लाइड प्रॉमिस, एक्सप्रेस ऑफर या इम्प्लाइड ऑफर, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, या किसी भी वर्ड के साथ एक्सप्रेस या इम्प्लाइड लिखा हो तो उसके दो मतलब हैं। एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है? जो वाजे हो रहा हो, अल्फाज से वाजे हो, बोल के वाजे हो या लिख के वाजे हो, तो ये कहलाता है एक्सप्रेस। तो इम्प्लाइड क्या होता है? जो एक्शन से नजर आ रहा हो, जो बोला लिखा तो लेकिन आप समझ गए कि अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो एक्सप्रेस के अंदर जो जुमला लिखा हुआ है और इम्प्लाइड के अंदर जो जुमला लिखा हुआ है, क्या वो सबको समझ आ रहा है? यहाँ तक प्रोपोजल की डेफिनेशन के अलावा हमने जितनी डिस्कशन की है, किताब में लिखे हुए किसी सेंटेंस किसी जगह पे कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो बताएं। प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसको वही प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो ये सर इम्प्लाइड देखिए, इन्होंने कहा कि एक बंदे ने प्रोडक्ट की प्राइस लिख के लगाई हुई थी। अब लिख के लगाई हुई है तो मैं कहूँगा ये एक एक्सप्रेस ऑफर थी। आपने जाके प्रोडक्ट उठाई, पैसे दिए और प्रोडक्ट उठा के चलते बने। अभी जो आपकी हरकत है ये एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। तो अगर आपके एक्शन में से कोई एक भी इम्प्लाइड हो तो हम उस ओवरऑल जो अरेंजमेंट है उसको इम्प्लाइड कह सकते हैं। यहाँ किताब ने समझाने के लिए आपको एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एग्रीमेंट या प्रॉमिस कह दिए। अदरवाइज ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकती है। अगर दोनों के दोनों एक्सप्रेस हों तो नॉर्मली फिर हम कहते हैं कि ये एक एक्सप्रेस। लेकिन हो जाता है तो हम ओवर एक्शंस अगर में की तरफ से तो हम इसको इजीली इम्प्लाइड कह देंगे। वर्ड्स चाहे रिटन फॉर्म में या वॉइस में आ जाए, मतलब जी, वर्ड्स बोल के हों या लिखे हुए हों तो वो एक्सप्रेस बनेगा। मतलब अगर राइट करके किसी को हम अपने ऊपर देते हैं कागज, हाँ, अगर हम किसी को कागज़ पे लिख के देते हैं तो भी ये कहलाएगा ये हमारी एक्सप्रेस ऑफर है। उसने दीवार पे लिख के लगाया था, एक्सप्रेस ऑफर है। कॉलेज के ब्रोशर पे लिखा हो, एक्सप्रेस ऑफर है। आप कोई और कागज़ देखें जहाँ पे भी आपको लिखी या सुनाई दे ऑफ़र, बोल के या लिख के जो एक बंदा दूसरे को ऑफ़र करेगा वो हमेशा एक्सप्रेस होगा। और जो एक्शन से होगा ये ऐसे ही, एक अंदर क्लास चल रही हो, टीए भाई दरवाज़ा खोलें और ऐसे इशारे करने शुरू कर दें। बाहर बच्चे जा रहे हो, हाथ में उनके बिलों की किताबें और सोच रहे हो कहाँ से पढ़ें, टीए भाई ने उन्हें इशारे से बुलाया। वो इधर अंदर आए, देखा तो ये सारे जज्बाती लोग बैठ के बिलो पढ़ रहे हैं। वो आके बैठ गए, उन्हें मज़ा आना शुरू हो गया। वो अगले कई दिन तक आते रहे। तो टेक्निकली अभी हो गया, सब कुछ तय हो गया। इम्प्लाइड ऑफर हो गई है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई है। अब किसी दिन पकड़ के अचानक से बच्चे से फीस वसूल कर ली जाएगी। अब वो कहेगा ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। तो उसके एक्शंस या उसका उस क्लास में बैठा ही रहना जिस क्लास में सबको पता है कि ये एक पेड क्लास है, वो एक्शन और उसकी वो सारी चीज़ें ये इम्प्लाइड कहलाएंगी। कोई कन्फ्यूजन? एक्सप्रेस इम्प्लाइड सबको क्लियर है? फिर हमने देखी एक फजूल सी चीज़, ऑफ़र की डेफिनेशन। कल के लेक्चर में जो सबसे फालतू बात हमने पढ़ी, सबसे कैसे लिखा है, क्योंकि बेचारों को सब कुछ बताना है ना। जब एक बंदा इस इरादे से दूसरे बंदे को ये बताए कि मैं तैयार हूँ कि वो उसकी रजामंदी अपनी बात के ऊपर लेना चाह रहा है, और ऊपर से कल वो जो आप लोगों ने उल्टी सी एग्जाम्पल दी थी, तो अब उस एग्जाम्पल को इस पर रख के देखें तो फिर तो आप तो पता नहीं क्या क्या मतलब निकालते होंगे।
तो जब इस इरादे से कोई बंदा दूसरे को कोई बात कन्वे करता है कि वो दूसरे बंदे की उसके ऊपर रजामंदी चाह रहा होता है, तो इस चीज़ को ऑफ़र कहते हैं। ऑफ़र की डेफिनेशन देखिए, कोई ऐसा होगा जिसने, कुछ लोग होते हैं उनको ना खाली लिख के मज़ा नहीं आता, वो कहते हैं सर ने भले ही कहा था कि वीकेंड पे याद करना, मैं आज ही याद करूँगा। तो कुछ लोगों को होता है कि नहीं, याद किए बगैर ना गुजारा ही नहीं होता, उनका खाना ही नहीं हजम होता, वो कहते हैं रट्टा तो लगाया ही नहीं। तो क्या हमें कोई प्रपोजल की डेफिनेशन लफ्ज़ ब बिल्कुल सही सुनाएगा? एक हाथ खड़ा हुआ जी जी। When one person signifies to another with his willingness to do or to abstain from विद बीच में नहीं था वैसे मेरे ख्याल में। when one person ठीक है। signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. क्या बात है, छा गए हैं। इन्होंने पूरी की पूरी डेफिनेशन बता दी कि जब एक बंदा दूसरे को अपनी विलिंगनेस शो करता है ताकि उस बंदे की एसेंट उस पर ले ली जाए, तो वो ऑफ़र कहलाती है या प्रपोजल कहलाती है। इधर से भी कोई हाथ खड़ा हुआ था यही डेफिनेशन सुनाने के लिए, या मुझे गलती लगी थी? भाई ने परफॉर्मेंस ऐसी दे दी है, सारे परेशान हो गए, उन्होंने कहा भाई है ये जी। When a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, विद लगा लें, आगे आ याद आ जाएगा, ठीक है। the view of obtaining the assent of such to that other टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया, एक जगह पे थोड़ा सा ब्रेक लग गई, ठीक है, ज़ाहिर है वेरी फर्स्ट डे है और इतना हैवी रट्टा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड। लेकिन बस मैं ये सोच रहा था कि कुछ लोगों को एक आदत होती है ना कि भाई आपने लिख लिया, 25 मिनट में लिखा गया, आप सोच रहे होंगे कि 50 मिनट कुछ तो करना है, याद करके लिखना चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा याद करके लिखना चाहिए। जिनको बहुत अच्छा रट्टा लगाने की आदत है वो ज़रूर याद करके लिखें। मैं 80% से 90% के लिए ये अप्रोच बता रहा हूँ कि अच्छा रट्टा नहीं लगा पाते, तो रट्टा मार के नहीं लिखना, लिख के रट्टा मारना है। याद कर करके नहीं लिखना, लिख के याद करना, यानी अपने लिखे हुए से याद करेंगे तो फिर शायद आपको उतना क्रैम नहीं करना पड़ेगा। आप बार बार उसे देखेंगे तो आपको जहन नशीन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। आप खुद से भी लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। डेफिनेशन को छोड़ के हर चीज़ आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। कोई कन्फ्यूजन प्रपोजल की डेफिनेशन में जी? हाँ, एसेंट का मतलब होता है रजामंदी, सिग्निफाई का मतलब होता है कंफर्म करना। जब एक बंदा दूसरे को कंफर्म करता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ ताकि उसकी चाहत हासिल कर ले, तो एसेंट है चाहत, उसकी रजामंदी। तो एसेंट कॉन्सेंट का छोटा भाई है। क्योंकि अब यहाँ हम लॉ में है ना, तो लॉ के वर्ड्स थोड़े से ज़रा सादा से थोड़े से टेढ़े बांके होते हैं। तो एसेंट का मतलब है रजामंदी, जिसको हम सादा इंग्लिश में कॉन्सेंट बोलते हैं जी। कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई सवाल? कल बिल्कुल हमने बेस देखनी थी, कल हमने कॉन्ट्रैक्ट टेक के बेसिक वो फंडामेंटल देखने थे। मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स होते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब उसमें 8 बातें होंगी। 8 एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट टेक के। 2 इस चैप्टर में पढ़ेंगे, 3 चैप्टर 3 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और 2 उसके आगे पढ़ेंगे, और 1-2 ऐसे एसेंशियल्स हैं जो हम सिरे से पढ़ेंगे भी नहीं। तो ये एसेंशियल्स पूरे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, ये पूरे ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। तो ये शुरू के चैप्टर्स में हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कब सही होगा और कब सही नहीं होगा। तो हो जाए खतरों से टक्कर। ऑफ़र तक हम पहुंच गए थे। अब ऑफ़र की बातें करते हैं कि ऑफ़र क्या है और ऑफ़र से रिलेटेड रूल्स क्या है। किताब में ऑफ़र के रूल्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। ऑफ़र की डेफिनेशन हमें पता है। ऑफ़र के एसेंशियल्स। एक ऑफ़र को ऑफ़र कब कहेंगे? जब उसमें कुछ शराइत पूरी हो रही है। ए ने बी को ऑफ़र दी थी, तो मैंने कहा था ये एक ऑफ़र है। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कहा था मेरा बस्ता ले लो, ये एक ऑफ़र थी। अगर मैं अपने आप से पूछूं, हाँ भाई आबदी क्या मूड है, क्लास पढ़ानी है, और मैं कहूँ नहीं क्लास तो नहीं पढ़ानी, तो ऑफ़र भी थी और एक्सेप्टेंस भी हो गई। कैसी ऑफ़र हो सकती है? आप अपने आप से कहें पढ़ने का दिल तो नहीं आज, और कहें बिल्कुल भी नहीं सकता, कौन पढ़ता है? तो खुद ही से आपने ऑफ़र दी, खुद ही से एक्सेप्टेंस दे दी। इस तरह का मजाक नहीं है। ऑफ़र में कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। ऑफरर अपने आप को ऑफ़र
नहीं दे सकता। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, एक ऑफ़र देने वाला तो एक ऑफ़र लेने वाला, जिसको ऑफ़र मिल रही हो। एक ऑफरर होगा और जिसको ऑफ़र दी जाएगी वो ऑफर ही होगा। तो ये कंडीशन याद रहेगी। ऑफर डेफिनेट होनी चाहिए। कॉलेज ने आपको मैसेज किया कि अगर आप आके हमें अच्छे सारे पैसे जमा करा देंगे तो हम आपको एक बड़े मज़ेदार टीचर की एक बड़ी मज़ेदार क्लास में एडमिशन दे देंगे। अब अच्छे खासे पैसे कितने नहीं बताया, वो अच्छे वाला टीचर कौन सा है वो नहीं बताया, वो अच्छी वाली क्लास कौन सी है वो नहीं बताया। तो क्या ये ऑफ़र होगी? नहीं। एक बच्चे ने साथ वाले से कहा अगर तुम मुझे 200 रुपये दो तो मैं तुम्हें मज़े की चीज़ दूंगा एक, और वो बस्ता ना दे। जब वो 200 रुपये दे तो ये भाई साहब उसको एक रबड़ दे दे, एक शॉर्पनर दे दे या ज्योमेट्री बॉक्स दे दे। तो ये ऑफ़र सही नहीं थी कि तुम अगर मुझे 200 रुपये दो तो एक मज़े की चीज़। कल वाली ऑफ़र सही थी, अगर तुम 200 रुपये दो मैं तुम्हें अपना बस्ता दूंगा। ऑफ़र सर्टेन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। एक फल वाले के पास आप गए तो फल वाले ने कहा जी अगर आप 100 रुपये देंगे तो मैं आपको 1 किलो गोल गोल लाल रंग के फल दूंगा। अब गोल गोल लाल रंग के फल तो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सेब, जैसे कि कुछ ख़ास तरह के अनार, जैसे कि टमाटर को अगर हम फल कंसिडर करें। ये भी तो डिबेट है ना, फल क्या है और सब्ज़ी क्या है। और सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी उतनी गोल नहीं होती लेकिन हो सकता है उसके पास गोल। तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, हम सब कंफ्यूज हो गए कि यार बात क्या हो रही है, किस फल की बात हो रही है, किस तरह। तो इसका मतलब ये ऑफ़र सही नहीं थी। ऑफ़र होनी चाहिए सर्टेन और डेफिनेट। अगर एक बंदा दूसरे को जाके कहे कि अगर तुम ये स्पीकर मुझे बेचो तो मैं तुम्हें अपने बटवे में मौजूद सबसे बड़ा नोट दूंगा। अब पता नहीं बटवे में सबसे बड़ा नोट कौन सा रखा हुआ है, हो सकता है 10 रुपये वाला नोट सबसे बड़ा करके रखा हुआ हो। तो ये क्लियर हो, कोई इबाहम ना हो, कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन टक पड़े, डाउट ही नहीं कि तुमने तो ये कहा था, नहीं मैंने तो ये सुना था, मैंने तो ये सोचा था। नहीं, ऑफर क्लियर कट होनी चाहिए, क्या चीज़ कितने की, कौन इसको किस तरह से दे रहा है, सर्टन हो, हर चीज़ डेफिनेट हो। ऑफर में क्या होना चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए और डेफिनेट हो, कोई भाव ना हो, कोई डाउट ना हो। तीसरी चीज कंडीशनल भी हो सकती है। कंडीशनल लफ्ज़ से क्या मुराद है, ऑफर में कोई शर्त हो सकती है। हमने लोगों से कहा कि भाई हम प्री एनरोलमेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप लोग 15 फरवरी से पहले आके हमारे पास एनरोल करवा लेंगे तो आपको 3000 का डिस्काउंट हो जाएगा फॉर एग्जांपल। या हमने एक शर्त रख दी कि शमूल हैंड्स ऑन कोर्स, तो ये हमारा ट्रायो पैकेज कहलाता है और हम आपको हर सब्जेक्ट पे 5-5 हज़ार माइनस कर पड़ा वो बच्चा हमारे लिए और ज़्यादा मोहतरम है और हम उसको बाकी बच्चों की निस्बत ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे। तो ये जो ऑफ़र है ये कंडीशनल ऑफ़र है। अब एक बच्चा आए और बिजनेस लॉ में एडमिशन कराए और फिर लड़ना शुरू हो जाए कि जी 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये तो डिस्काउंट ही नहीं दे रहे। तो हम कहेंगे कि ये ऑफ़र सादा ऑफर थी और कंडीशन क्या थी, 3 पेपर उठाओ। तो इसका मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि एक ऑफर में कंडीशंस हो, अगर ऐसा हो तो फिर ऑफर देने वाले पे वाजिब क्लियरली बताए कि वो कंडीशन क्या है। ऐसा ना हो कि वो एक ऑफर दे और ऑफर अगला बंदा एक्सेप्ट कर ले और बाद में अचानक कहे अरे वाह मैं तुम्हें शर्तें बताई थी, ये शर्त है। ये जैसे नहीं होता नीचे करके इतना बारीक लिखा पढ़ा ही नहीं जा रहा होता कि शराइत क्या है, या तो जवाब बताना पड़ता है सितारा लगा क्या है, और जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक वो ऑफर वैलिड नहीं होगी। फिर उन्होंने भी हल निकाला होता है, वो कहते हैं शराइत ज़वाबित के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। आप लिंक पे क्लिक करते हैं, 17 सफ़े का एक डॉक्यूमेंट होता है, इतना बारीक करके लिखा होता है। तो आप कहते हैं ठीक है यार को पढ़ी लिखी बात ही लिखी है, सही कह रहे होंगे। तो दुनिया में कोई भी आपके साथ कोई भी एग्रीमेंट कमर्शियल किस्म का नहीं कर सकता जब तक आप राज़ी ना हो।
और आपको नहीं करना चाहिए जब तक सर्टेनिटी और डेफिनेट लेवल पे आपको चीज़ें क्लियर ना हो। अगर हल्का सा भी डाउट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट सर्टन और डेफिनेट होने के साथ साथ दिस कैन हैपन कि वो कंडीशनल हो। अगर वो कंडीशन हुआ तो फिर शर्त क्या होगी? कंडीशन प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी। किताब से पूछते हैं, एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, एक ऑफर में कुछ कंडीशन हो सकती हैं। लॉ की इंग्लिश ना थोड़ी सी भारी होती है, बताता है सब इफ दे आर टर्म्स इन एन ऑफर, अगर किसी ऑफर में स्पेशल टर्म्स हो मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, तो फिर ऑफरी को प्रॉपर तरीके से शराइत हैं तो ये ऑफर तब वैलिड होगी जब आपने ये शराइत बाकायदा वाज़े तरीके से अपने ऑफर को बता दें। ये ऑफरी कौन था? जिसको ऑफर दे रहे हैं। आज का दिन हम ऑफर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि आज के दिन का हमारा टारगेट है हमने ऑफर और ऑफर की शर्तें देखनी है। तो इस वक्त जो सोचना है ऑफर के बारे में सोचना है। ऑफर देने वाला ऑफरर है और ऑफर रिसीव करने वाला ऑफर। तो ऑफर में कंडीशंस भी हो सकती हैं और अगर कोई स्पेशल टर्म्स किसी ऑफर में हैं तो वो स्पेसिफिकली कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफर। ये जुमला समझ आ गया? अगर किसी की कोई खास शराइत है और उसने आपको प्रॉपर से कम्युनिकेट नहीं किया तो कल को आप कह सकते हैं तुम्हारी ऑफर ही गलत थी, तो ये तो प्रॉमिस नहीं है तो एग्रीमेंट भी नहीं है, एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ये ऑफर गलत होगी तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है सबको? और कोई कंडीशन आपके जहन में आती है कि ऑफर में क्या क्या कंडीशन हो सकती है? कोई कंडीशंस की आप अगर कॉमन लाइफ से देना चाहेंगे, आपने अक्सर सुना हो कि ये शर्त है, ये शर्त है जी। सर्विस चार्जेस क्या मतलब, उसमें क्या ऑफर होती है और क्या शराइत होती हैं? ठीक है जी, वो आपको कहते हैं कि अगर आपने हमसे खाना खाया तो आपको 10% सर्विस चार्जेस इस रेस्टोरेंट के बिल के ऊपर देने पड़ेंगे। तो वो फिर आपको बताएंगे। अब मज़े की बात है कि आप उस वक्त नहीं बताते तो पता लगता है चार्जेस डल। मैं अपने से 20 रुपये टिप दे देता, तुमने 200 रुपये के सर्विस डाल दिए। खैर 200 के सर्विस चार्जेस डालेंगे भी जब 7-8 का बिल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ कंडीशंस हैं तो आइडियली वो कंडीशन एक्सप्रेसली बताई जानी चाहिए। एक एग्जांपल इन्होंने दी, मुझे कुछ 3 और एग्जांपल्स चाहिए। अगर कार्ड से पैसे देंगे तो 5% आपको टैक्स पड़ेगा, वरना 16% पड़ेगा। ये जो सेल्स टैक्स है खानों के ऊपर, जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है, 16% वो टैक्स काट लेते हैं। अगर आप पैसे मतलब ऐसी जगह से खाएं जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर हैं तो आपको 16% इजाफी देना पड़ता है, लेकिन अगर आप कार्ड से पे करें तो 5% पड़ता है। तो ये कंडीशनल ऑफर होती है कि अगर आप पेमेंट करेंगे कार्ड से तो आपको सिर्फ 5% पड़ेगा टैक्स। और ट्यूशन ऑफर कर रहा है तो ओनली फॉर मेल्स, ये हो सकता है। ट्यूशन अगर ऑफर कर रहा है तो वो कह सकते हैं ओनली फॉर मेल। इस कैंपस में एडमिशन, ये और बात है कि जब आप एडमिशन ले रहे थे तो शायद उस वक्त किसी ने नहीं बताया, धोखा हो गया ना आपके साथ। ओए है, जब आप एडमिशन ले रहे थे तो हमारे कैंपस स्वैप हो रहे थे। पहले वो फ्रंट वाला मेल ओनली कैंपस था और यहाँ पे दोनों जेंडर्स थे। तो फिर हमने सोचा कि ख़वातीन जो है वो उनके लिए फ्रंट वाली साइड ज़्यादा बेहतर है। ये तो लौंडे लपाड़े जो है ना, ये तो यहाँ से किसी भी वक्त निकल के नीवे होकर निकल जाए, इनको क्या किसी ने कहना। तो उनके तकद्दुस के लिए उनको फिर हमने वो फ्रंट वाली जगह पे उस तरह से कर दिया और इधर एक हमने अवामी माहौल बना दिया, बड़े से स्टेडियम बना दिए। वो बाहर जो है वो लॉन को ख़त्म करके वहाँ पे फर्श डाल के अब जो है वो शाम में बैठ के आप वहाँ लौट पौट रहे हो, ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हो, क्लास में बैठ के पढ़े हो। तो ये बन गया अब हमारा अवामी कैंपस, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मेल ओनली एडमिशन होते हैं। तो यस, एडमिशन के वक्त अगर बताया जाए कि ये मेल ओनली कैंपस में एडमिशन है तो इसका मतलब है जब आप एडमिशन लेंगे तो आप जिस क्लास में होंगे उसमें सिर्फ मेल हजरात बैठे होंगे। इस क्लास में फ़ीमेल का एडमिशन है लेकिन कैमरे के उस पार। ऑनलाइन एडमिशन है, दूसरे कैंपस में लाइव स्ट्रीमिंग है। इस कैंपस की क्लास जो है वो तकरीबन आधे घंटे बाद दूसरे कैंपस में एक टीवी पे रिले की जाती है, एक प्रोजेक्टर पे कमरे में लोगों को बिठा के, वो ख़वातीन होती हैं। तो आपके तकद्दुस को मलूज़े खातिर रखते हुए कि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ख़वातीन को हमने आपसे दूर कर दिया।
अब आप लोग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से फोकस से पढ़ सकते हैं, वरना लाहौर बंदा नया नया आया हो ना, एकदम से इतनी सारी जनाने नजर आए, वो कहते यार मेरी तो दुनिया ही बदल गई। अब वो पढ़ाई की तरफ कम और जो है ना वो और एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा लग जाता है। तो हम हमेशा से मानते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपको पढ़ाई से इम्पेक्ट करें। मज़े की बात है दूसरे कैंपस में भी उनका पोर्शन ही अलग है, उनकी सीढ़ियाँ अलग हैं, उनका पोर्शन अलग है, उनकी मेजॉरिटी क्लासेस उधर हैं, कुछ क्लासेस में हालत मजबूरी वो उधर कंबाइंड होती हैं, तो फिर उनके साइड भी अलग होती है, एक तरफ ख़वातीन होती हैं और एक तरफ मेल स्टूडेंट्स होते हैं। तो ख़वातीन के पढ़ाई की हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम डिसेंसी चाहते हैं। यहाँ पे चूंकि रश ज़्यादा हो जाता है कैफ़ की क्लासेस में, तो इधर फिर हम ख़वातीन को नहीं इन्वॉल्व कर रहे होते हैं कि वो हमारे लिए भी एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती, तो उधर हम ज़रा ज़्यादा बेहतर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनको एजुकेट कर पाते हैं, और वो तो फ़ायदे में रहती हैं। आपका फ़ायदा ये हो जाता है कि आप पढ़ाई पर अच्छा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि उभरते हुए माइंड है ना, और वो बढ़ती हुई उम्र है, तो एवी खाम खा जो है ना वो, और कुछ नहीं, तो आप अच्छे आदमी है, साथ वाला दोस्त जो है वो उल्टी मत दे देता है, तो अच्छा है ना होगी ऑप्शन, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है जी, कोई सवाल? बहुत सारे बच्चे ना इस चक्कर में इस कैंपस में खासतौर पर एडमिशन कराते हैं कि यहाँ मेल ओनली है, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, तो मार्केट में मशहूर है कि जी इनके यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। ये नहीं बताते क्यों अच्छी होती है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पढ़ाई अच्छी हो जाती है। ठीक है जी, क्या ये कंडीशन समझ आई? एक आखिरी एग्जांपल मुझे आपसे चाहिए ताकि टॉपिक को आगे बढ़ाएं। कोई और एग्जांपल जिसमें एक ऑफर में कंडीशंस हो? जॉब ऑफर करियर क्वालिफिकेशन की कंडीशन होती है। बड़ी बात कर दी। जॉब ऑफर करें कि हम जॉब ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम जो है वो मास्टर्स आपने इस वाली फील्ड में किया हुआ हो। तो इसका मतलब है कि जब भी एक ऑफर में कोई शर्त हो तो प्रॉपर तरीके से वो शर्त बताई जानी चाहिए। डन? किताब की तरफ आते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमें समझ आ गए। ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। मैं आपको एक ऑफर देता हूं, सही है? अब अगर मेरी ऑफर आपने सुनी ही नहीं, आप सुन पाए ही नहीं, समझ ही नहीं पाए, तो ऑफर तो कम्युनिकेट ही नहीं हुई। तो ऑफर ऑफर कहलाएगी ही नहीं अगर कम्युनिकेट ना हो। मैं ऑफर जेब में रख लूँ अपने, आपको मैंने एक लिख के ऑफर देनी थी, मैंने कुछ लिखा और अपनी जेब में डाल लिया, तो वो ऑफर नहीं है। ऑफर वो होगी जो प्रॉपर कम्युनिकेट हो। इसका मतलब है बोली जाने वाली ऑफर बोली जाएगी और अगली तरफ से सुनी जाएगी। एक बहरे को आपने बोल के ऑफर दी, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई। ऑफर बोली हुई ऑफर सुनाई देनी चाहिए, लिखी हुई ऑफर दिखाई देनी चाहिए, और एक्शंस वाली ऑफर समझ आनी चाहिए। अब वो जो कल वो जो लाइट बंद करके साथ वाले को इशारा किया था, उसे समझ ही नहीं आई कि मतलब ये सोने का इशारा कर रहा है या कमरे से बाहर निकल जाने का इशारा कर रहा है। तो समझ भी आना चाहिए एक्शन का मतलब जो है ना, वो आइडिया भी हो कि इसका क्या मतलब है। तो अगर एक ऑफर वो एक्सप्रेस है तो वो सुनाई या दिखाई देनी चाहिए। अगर एक इम्प्लाइड है तो एक्शन से बड़ा क्लियर कट हिंट मिलना चाहिए कि अगला बंदा क्या करना चाह रहा है, और नहीं हिंट मिल रहा तो बेहतर है पूछ लें भाई कहना क्या चाह रहे हो। तो ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आज से 152 साल पुराना कानून। हमें 152 सालों में भी इतनी जानकारी नहीं मिली और हम इतने पढ़े लिखे नहीं हो सके कि हम अपने मुल्क में कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ला सकें। हम अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ कानून फॉलो कर रहे हैं। तो फिर दुखी मत होइएगा जब मैं आपको कहूँगा कि अगर एक बंदे ने दूसरे को ख़त लिखा और वो ख़त उस तक देर से पहुँचा और वो ख़त पहुँचने से पहले दूसरे का ख़त पहले बंदे को पहुँच गया, तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, किस ज़माने में बात कर रहे हैं? वो व्हाट्सएप की बात करें। आजकल तो व्हाट्सएप पे ऑफर्स होती है। आप में से अक्सर लोगों ने व्हाट्सएप पे एडमिशन कराया है हमारे पास, कि व्हाट्सएप पे बताया, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हुई है, सारा कुछ है। तो हम पढ़ रहे हैं ज़रा पुराना कानून। तो ऑफ़र की कम्युनिकेशन बोली हुई सुनाई दे, लिखी हुई दिखाई दे, एक्शंस वाली सुझाई दे मतलब समझ आए, और लेटर वाली ऑफ़र तब कंप्लीट होगी जब लेटर पहुँचेगा। लेटर पहुंचने से पहले नहीं। हाँ पहुंच गया और उसने नहीं पढ़ा, हम अजम्पशन ले लेंगे कि लेटर पहुंच गया था, हमारी तरफ से ऑफर कम्युनिकेट हो गई। किताब से पूछते हैं, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफरी को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ
कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। इफ़ ऑफर इज़ मेड बाय पोस्ट, अगर ऑफर ख़त के थ्रू है, इट्स कम्युनिकेशन विल कंप्लीट व्हेन लेटर रीचेस। अगर खत के थ्रू ऑफर है, अब खत क्यों आया मैंने आपको बताया, हम 150 साल पुराना कानून पढ़ रहे हैं, तो अगर खत के थ्रू ऑफर है तो जब खत पहुंचेगा तब हम मानेंगे कि ऑफर कंप्लीट हो गई। आज का ज़माना होता तो शायद कहते हैं कि जब वो व्हाट्सएप पे ब्लू 2 दफ़ा टिक लगे नज़र आ जाए तो उसका ये मतलब है, खाली टिक लग आए तो उसका मतलब है रिसीव। तो वो अब उस तरह तो व्हाट्सएप में उस तरह की ज़बान चलती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ज़रा पत्थर के ज़माने का कानून। ऑफर कैन बी मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और थ्रू कंडक्ट ऑफ द, ये देखा जुमला लग रहा है। ये हमने पीछे देखा था ना, एक्सप्रेस वाला वर्ड से होता था और इम्प्लाइड वाला कंडक्ट से होता था। तो वो कह रहे हैं ऑफर बोल के भी हो सकती है, लिख के भी हो सकती है और एक्शन से भी हो सकती है। क्या यहाँ तक बात समझ आई? अब एक इसमें टेक्निकल टॉपिक है, इन्विटेशन ऑफ ऑफर। इससे पहले कि हम उस टेक्निकल टॉपिक की तरफ आएँ, मैं एक थोड़े से कम टेक्निकल टॉपिक पे जानना चाहूँगा। जितना आपको ऑफर समझ आई है बगैर किताब को देखे, मुझे ज़रा सोच के बताएं, अगर एक ऑफर आप तक पहुंची है या एक ऑफर मौजूद थी, तो ये ऑफर कैसे कैसे ख़त्म हो सकती होगी? आपके दिन में क्या आइडिया आता है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऑफर ख़त्म हो जाती होगी? जी, अगर ऑफर में कोई नेगोशिएशन हो जाए, एक बंदे ने दूसरे से कहा भाई मैं तुम्हें 200 रुपये का बस्ता बेचना चाहता हूँ, दूसरे का मैं 200 का नहीं मैं 150 का लेना चाहता हूँ, तो ऑफर मर गई बेचारी, क्योंकि ऑफर के बदले काउंटर ऑफर आ गई ना, अगले बंदे ने जवाब में अपनी कोई अलग से बात कर दी। तो ऑफर कैसे कैसे मर सकती है? एक तरीका भाई ने बताया कि अगर अगला बंदा बार्गेनिंग शुरू कर दे। जी, कंडीशन पूरी ना हो। कंडीशन ये लिखी थी कि अगले 3 दिन में आके एडमिशन करा लो तो डिस्काउंट मिल जाएगा, 3 दिन गुजर गए तो ऑफर भी मर गई। तो अगर ऑफर की जो कंडीशन है जो उसके अंदर छुपी हुई थी, अगर वो ख़त्म हो जाए, जी, अगर ऑफरर ही ना रहे, ऑफरर ने ऑफर दी और फौत हो गया, एक्सेप्टेंस से पहले ही अगर फौत हो गया तो ऑफर भी उसके साथ ही फौत हो जाएगी। और रिजेक्शन, आपने ऑफर दी, अगले ने कहा नहीं चाहिए, ए पीजिए ऑफर, तो अगर आपकी ऑफर को वो अगला खुद ही उठा के इनकार कर दे तो ऑफर मर जाएगी। अगर कम्युनिकेशन सही से ना हो तो फिर तो ऑफर क्रिएट ही नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं कि क्रिएट होने के बाद कैसे मर सकती है। ऑफर खुद ही कैंसिल कर दे, ऑफर खुद कैंसिल कर दे। ऑफर ने ऑफर दी हुई थी, अगला बंदा भी सोच रहा था हाँ या ना, उसने वापस ले ली। एक्सेप्टेंस से पहले वापस कर, अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर तो आप कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चले जाएंगे, फिर तो बाउंड हो जाएंगे। तो एक्सेप्ट होने से पहले पहले ऑफर को ख़त्म किया जा सकता है। और जी, अगर कहीं और से बेहतर ऑफर आए तो ऑफर खुद ब खुद ख़त्म नहीं होगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी। एक बंदे को एक ऑफर मिली है, उसको कहीं और से कोई और ऑफर मिल गई है, तो आपकी ऑफर खुद ब खुद ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वो कह देगा भाई मुझे तुम्हारी ऑफर नहीं चाहिए, मुझे सस्ता रेट किसी और ने दे दिया, तुम बताओ अगर तुम कुछ और ऑफर करना चाहो। तो ऑफर खुद ब खुद ख़त्म नहीं होगी, आपको एक्सप्रेसली ख़त्म करना पड़ेगा। और जी, ऑफर सुनने वाला ऑफर का जवाब ही ना दे। जो टाइम मेंशन था कि इतने टाइम में जवाब दो, उस टाइम में जवाब ना दिया, या टाइम मेंशन नहीं था तो इतना अरसा गुजर गया उसने जवाब ही नहीं दिया, तो तकरीबन खुद ब खुद ऑफर मर जाएगी। कोई काउंटर ऑफर कर दे, कोई काउंटर ऑफर कर दे। ऑफर चल रही थी, अगले बंदे ने कहा यार इससे बेहतर तो मेरे से ऑफर ले लो। जैसे नहीं आप एक बंदे को जाके कहते हैं कि यार ये वाली मशीन या ये वाली चीज़ तो साथ वाला 12,000 में दे रहा था, तुम 15,000 में दे रहे हो, वो फ़ौरन से कहेगा 4 मेरे भी ले आओ। वो ऑफर के बदले अगली ऑफर करता है कि भाई अच्छा अगर ऐसा है तो तुम मुझे बेच दो वो चीज़ इतने की। तो अगर ऑफर के बदले ऑफर आ जाए, और ऑफर देने वाला अगर पागल हो जाए, ऑफर देने वाले ने ऑफर दी और पागल हो गया, अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, अब एक्सेप्टेंस वाले को भी समझ आ गई है कि इसकी मैंने मान भी ली तो ये तो पागल हो गया, ये तो नहीं कुछ वो कर सकेगा। और ऑफर देने वाला अपनी ऑफर रिवाइज कर दे, यानी कि पिछली ऑफर वापस ले ले, विड्रॉ कर ले, रिवोक कर दे और नई ऑफर दे दे। और एक्सेप्टेंस के बाद रिजेक्शन हो सकती है? क्या एक्सेप्टेंस के बाद रिजेक्शन हो सकती है? एक अहम सवाल। जब तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाले चैप्टर्स है ना, ये शुरू वाले 3-4, इसमें हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो अगर ऑफर सही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। अगर एक्सेप्टेंस हो गई फिर तो बन गया है कॉन्ट्रैक्ट। फिर चैप्टर 6-7 में जाके देखेंगे कि बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है। अभी तक काम आसान है, ऑफर है, अगले ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दी, एक्सेप्ट कर लेगा तो आप लीगली बाउंड हो जाएंगे। अब आप वापस मुड़ेंगे तो उसने तो आपको अदालत ले जाना है कि जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया अब ये मुकर गया है। तो ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले तक आप रिवोक कर सकते हैं। एक्सेप्ट
के बाद अगर रिवोक करना है तो फिर क्या होगा, वो हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे जो 6 से लेकर 10 तक है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आप उससे वापस कैसे कर सकते हैं। सर अगर वो रिटन फॉर्म में हुई नहीं है, कम्युनिकेशन के थ्रू हुई है और हमने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन फिर से कहीं और से आती है, फिर हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। जी, इन्होंने कहा कि अगर ख़त के थ्रू ऑफ़र आई और हमने एक्सेप्ट कर ली, मेरे पास एक ख़त आया, एक ऑफ़र थी, मैंने उसका जवाब लिख के रखा था लेकिन अभी मैंने पोस्ट नहीं किया था, मेरे पास ही थी, तो अभी मेरी एक्सेप्टेंस तो हुई नहीं थी। जैसे ऑफ़र तब कंप्लीट होती है जब वो कम्युनिकेट हो, तो एक्सेप्टेंस का भी तो यही रूल होगा। तो एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, उस वक्त हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में एक और ऑफर आ जी, अगर हमने उस वक्त एक्सेप्ट कर ली तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, बाद में हमें एक और ऑफ़र अच्छी लगी, हम बड़े एक्साइटेड हो गए, लेकिन बाद में उदास हो गए क्योंकि हम तो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो चुके हैं। तो सर रिटर्न में नहीं हुई, कम्युनिकेशन के थ्रू हुई। किसी भी तरीके से अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया, बोल के, लिख के या एक्शन से, तो आप बाउंड हो चुके हैं। वो भी इस अंदाज में अदालत तो नहीं ले जा सकता ना, क्योंकि हमारे जी, अब अगेन वही वाली बात है कि लीगल बाइंडिंग कैसे ऐड होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो ज़बानी हो उसमें गवाह होने चाहिए, जो लिखा हुआ उस पर साइन होने चाहिए या गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर होना चाहिए, तो फिर अदालत में आप इजीली ले जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बंद कमरे में दो बंदों ने एक दूसरे से बात की और उसका कोई गवाह नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अदालत में साबित करना। जी, क्या ये ऑफ़र का लैप्स होना हमें समझ आ रहा है? अब सारा कुछ आपने बताया, तो एक दफ़ा किताब से पूछते हैं इसके क्या विचार है। लैप्स ऑफ ऑफर, रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। ऑफरी जो एक्सेप्टेंस करता है, आपके पास बाय द ऑफरी नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा। रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस से पहले पहले ही, उसके एक्सेप्ट करने से पहले पहले ही अगर आपने रिवोक कर दी तो ख़त्म ऑफर। लैप्स ऑफ टाइम, आपने टाइम स्पेसिफाई किया था ऑफर, ये ऑफर 4 दिन तक वैलिड है, जैसे ही 4 दिन खत्म हुए ऑफर भी खत्म हो गई। अच्छा, अगर आपने कोई टाइम नहीं बताया तो रीजनेबल टाइम गुजर गया। फॉर एग्जांपल, हमने फेसबुक पे डाला जल्दी से आ जाओ, एडमिशन ले लो, ट्रायो पैकेज है, कैफ के 3 सब्जेक्ट उठा लो और 5-5 हज़ार का डिस्काउंट ले लो। आप 11 साल बाद आए और आपने कहा दो मुझे 3 सब्जेक्ट में 5-5 हज़ार का डिस्काउंट, तो हम कहेंगे भाई तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन हो? तो आप कहेंगे जी आपकी ऑफ़र में टाइम नहीं लिखा हुआ था। तो दिस हैपन्स, अगर एक ऑफ़र में टाइम नहीं है तो फिर लॉ कहता है कि एक रीज़नेबल टाइम होना चाहिए। और रीज़नेबल टाइम क्या होता है? सिचुएशन बताती है। मुझे आज आप में से कोई मेल करेगा, सर ज़रा रीज़नेबल टाइम में मुझे इस मेल का रिप्लाई कर दीजिएगा, तो हो सकता है मैं अगर उसे कल भी जवाब दे दूँ तो उसके लिए टाइम रीज़नेबल हो। एक बच्चा पेपर की रात 1:30 बजे मुझे मेल करे, सर मैं फंसा हुआ, ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, मुझे रीज़नेबल टाइम में रिप्लाई कर देंगे? अब रीज़नेबल टाइम कितना है? शायद चंद मिनट, शायद आधा घंटा, शायद 1 घंटा। तो रीज़नेबल वर्ड भी इतना रीज़नेबल नहीं है कि हम कहेंगे ना रीज़नेबल टाइम के अंदर। जैसे एक बंदा आपको कहता है मैं थोड़ी देर में आया, अब ये थोड़ी देर में आया, अगर आपके फादर ने कहा मैं थोड़ी देर में आया तो वाकई थोड़ी देर में आ रहे होंगे। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड ने कहा थोड़ी देर में आया तो 1.5 घंटे बाद आ रहा होगा। और अगर आपने किसी को कहा मैं थोड़ी देर में आया तो आप कभी भी नहीं जा रहे होंगे। तो अल्फाज के अपने मतलब होते हैं, तो बेहतर क्या है? क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर टाइम स्पेसिफाइड हो, टाइम ख़त्म, ऑफर भी ख़त्म। लेकिन अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर जब रीजनेबल टाइम गुजरेगा तो ऑफर एक्सपायर हो जाएगी। ये सबको पता है कि कैफ के हर सेशन एडमिशन होते हैं और सबको पता है कि हर मार्च और सितंबर में पेपर होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमने अभी कहा है आज जो एडमिशन ले लो, हम डिस्काउंट दे देंगे, टाइम बताना भूल गए, तो सबको पता है कि ये 2-3 महीने बाद ख़त्म हो जानी है खुद ब खुद, क्योंकि आगे कौन एडमिशन लेगा, आगे तो पेपर्स का टाइम करीब आ जाएगा। तो अगर टाइम बताया हो तो वो टाइम गुजर जाए, टाइम नहीं बताया तो अगर रीज़नेबल टाइम गुजर गया तो ऑफ़र खुद ब खुद मर जाएगी। और ये रीज़नेबल वर्ड पे फिर डिबेट होगी अदालत में कि किस हालात में कितने टाइम को रीज़नेबल कहते हैं, किन हालात में कितने टाइम को रीज़नेबल नहीं कहते। डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफरर, ऑफरर की डेथ हो जाए या इनसेन हो जाए, दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाए, पागल हो जाए, उसको इनसेन कहते हैं। तो इंसेनिटी का मतलब है पागलपन। तो अगर एक बंदा मर जाए या वो पागल हो जाए, अगर उसके मरने या इंसैनिटी वगैरह ऑफर एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करने से पहले पता लग जाए, अभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसे पता लगा बंदा ही मर गया है, तो ऑफ़र भी मर जाएगी। उसे पता लग जाए बंदा पागल हो गया है तो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। मैं नहीं कहूँगा ऑफ़र भी पागल हो जाएगी, पहले बंदा मर गया था तो ऑफ़र भी मर गई, तो बंदा अगर पागल हो गया तो ऑफ़र भी पागल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ऑफ़र की एक्सेप्टेंस से पहले पहले तक अगर आपको एक बंदे के मरने का पता लग गया या इनसेन होने का पता लग गया तो ऑफ़र खुद ब खुद ख़त्म।
नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर, ये थोड़ा सा भारी वर्ड है, मैं अभी किताब के जो एडिशन आपके पास आएगा उसमें ये वर्ड रिप्लेस हुआ होगा। प्रेसिडेंट कानूनी लफ्ज़ है, प्रेसिडेंट कहते हैं जो पहले से अदालती फैसले मौजूद होते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक एग्जाम्पल पहले से सेट हुई हुई होती है। तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू ऑफर का मतलब है ऑफर में कुछ कंडीशंस पहले से मौजूद थी जो पूरी नहीं हुई। इसकी आसान इंग्लिश हो सकती है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेजेंट इन द ऑफर। तो ऑफर में जो कंडीशन मौजूद थी अगर वो पूरी नहीं हुई तो ऑफर क्या होगी, लैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। डन सर ऑफर कन्वर्ट हो सकती है जी, सर, मतलब कि अगर जिसने ऑफर दिया वो ठीक है, उसने उसके बारे में अपने किसी दोस्त या भाई को बताया हुआ है तो ठीक है जी। इन्होंने कहा कि ऑफ़र कन्वर्ट हो सकती है। देखें पहली बात है कि अगर आपने ऑफ़र दिए किसी को और डेथ हो गई बंदे की तो ऑफ़र तो खुद ख़त्म हो गई। अगर आपका दोस्त चाहता है आपकी ऑफ़र कंटिन्यू करना, वो आके अपने नए सिरे से ऑफ़र दे दे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो जाता है, ऑफ़र तो बहुत हो जाती है, लेकिन एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर एक बंदे ने दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट मरेगा नहीं। लॉ बड़ा जालिम है, वो लास्ट से आके वसूल करेगा। यानी अगर एक बंदा मर जाता है और उसने किसी के पैसे देने हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो फिर उसके लीगल वर्सा से पैसे मांगने का हक रखता है उसका क्रेडिटर, लेकिन उतना ही हक रखता है जितना बच्चों को विरासत मिली है, उससे ज़्यादा नहीं। आपने अक्सर सुना होगा अगर आप किसी नमाज जनाजा पे गए हों तो उस वक्त जनाजे को फाइनली उठाने से पहले एक फ़ाइनल अनाउंसमेंट होती है कि मैयत ने किसी के पैसे तो नहीं देने, या इस बंदे ने बाकायदा एक्सप्रेसली अनाउंस किया जाता है कि इसने किसी का लेन देन है तो वो अभी बता दे इसके दफनाने से पहले। तो अगर किसी बंदे ने पैसे लेने हैं और उस टाइम पे वो उसको एक्सप्रेसली बताता है तो फिर बच्चे उसके ज़िम्मेदारी लेते हैं कि अपने बाप की विरासत जो उन्हें मिली है उस हद तक उतने पैसे देने के वो पाबंद हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा जालिम है, वो बंदे के मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ता, वो कहता है इसके बच्चे देंगे ये पैसे। और सीधी सी बात है, एक बंदे ने दूसरे के साथ वो किया, एग्रीमेंट किया, एक बंदे ने दूसरे से कहा मुझे 20 AC चाहिए, उसने 20 AC सप्लाई कर दी। अब जब इसके पैसे देने का टाइम आएगा तो मर गया, तो हम ये थोड़ी कहेंगे बंदा मर गया अब क्या है, जाने वालों से तो कौन पैसे मांगे। तो AC भी तो इनके पास आ गए, वो AC भी तो बच्चों को मिलेंगे। तो जब बच्चों को एसेट मिले तो बच्चों को लाइबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन अभी हम उस डिबेट में नहीं उतर रहे क्योंकि अभी तो हम वहाँ पहुँचे ही नहीं, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा, अभी तो हमारी ऑफर ही बेचारी मर रही है। तो ऑफ़र एक्सेप्ट होने से पहले मर सकती है, एक्सेप्ट होने के बाद ऑफ़र नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ख़राब होता है, और कॉन्ट्रैक्ट ख़राब होने की शर्तें हम चैप्टर 6-7 वगैरह में पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। ये बात समझ आई, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन जो प्रेजेंट थी ऑफ़र में। काउंटर ऑफर इज़ मेड, यानी कि ऑफ़र बाय ऑफरी आ गई। आपने ऑफरी को कहा कि ये चीज़ मुझे 200 की चाहिए, उसने कहा नहीं ये चीज़ इतने की होगी, तो आपकी ऑफ़र के बदले वहाँ से ऑफ़र आ गई, तो आपकी असल वाली ऑफ़र ख़त्म हो गई। एंड फाइनली नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेसली रिजेक्शन बाय ऑफरी, ऑफरी ने एक्सेप्ट नहीं किया या कह दिया मुझे नहीं कबूल, उसने मुंह पे इनकार कर दिया। तो वो कबूल ना करे या वो इनकार कर दे, दोनों सूरतों में रिजेक्शन। आप एक ऑफ़र दें और अगला बंदा मुंह पे कह दे नहीं जी तुमने बात ही बड़ी फजूल की है, तो ख़त्म हो गई। या आप ऑफ़र दें और अगला बंदा ज़िंदगी में कभी जवाब ही ना दे आपको, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको इनकार हो गया। तो या तो एक्सेप्ट ना करे अगला बंदा या एक्सप्रेसली वाज़े तरीके से रिजेक्ट कर दे। तो अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके जहन में आ रहे थे। तो ऑफ़र कैसे कैसे लैप्स होती है समझ आया। आज का आखिरी टॉपिक, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफ़र। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं ताकि फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की डिस्कशन करें। यहाँ तक सब क्लियर है। एक होता है ऑफ़र और एक होता है इन्विटेशन ऑफ एन ऑफ़र। ये लफ्ज़ से क्या जाहिर हो रहा है, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफ़र, ऑफ़र के लिए दावत देना। कॉलेज ने फेसबुक पे एक तस्वीर लगाई और उस तस्वीर में फ़र्ज़ करें लिखा था जी बिज़नेस लॉ बाय सर आतिफ आब्दी, दोपहर इतने बजे का बैज नंबर फलाना कैंपस में 25,000 रुपये फ़ी, स्टडी मटेरियल ऑनलाइन इंक्लूसिव, ये पूरी डील है, अगर कबूल है तो आप इतने पैसे जमा करा के हमें व्हाट्सएप पे पैगाम दे दें। ये एक प्रॉपर ऑफ़र है। और अगर फेसबुक पे हम लोग एक ब्रोशर लगाएं उस पर लिखा हो एडमिशन ओपन, और ऑफ़र वो होती है जो सर्टन और डेफिनेट हो। अब एडमिशन ओपन से क्या मुराद है,
एडमिशन ओपन है, सीए का कॉलेज है, ये समझ आ गया। कौन सी बात हो रही है, कितने रुपए की क्लास है, कितने बजे की क्लास है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये इनविटेशन टू ऑफर कहलाएगा। ऑफर का मतलब है वो जो बड़ा क्लियर कट एब्सोल्युटली वाज़े वाशगाफ अल्फाज में एक बंदे ने दूसरे को कहा ये चीज़ ऐसे है। और इनविटेशन टू ऑफर जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आएँ देखें, यानी कि आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आएँ, आप कॉलेज आके कहें मुझे ये सब्जेक्ट कितने में पढ़ना है, वो कहें नहीं जी हमने तो इतने में बेचना है, आप ऑफर करें, वो काउंटर ऑफर करें, कहीं ना कहीं किसी एक ऑफर पे दोनों पार्टी सेटल हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जब दुकानों पे लिखा होता है सेल लग गई, ये इनविटेशन टू ऑफर है। जब अखबार में इश्तिहार आता है हमारी कंपनी अपने शेयर्स इशू करने लगी है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। जब एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ होता है लजीज उम्दा और मियारी खाने दस्तयाब हैं, ये इनविटेशन टू ऑफर होता है। लेकिन अगर आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके बैठ गए हैं और उन्होंने आपके सामने वो आपके सामने मेन्यू कार्ड ला के रख दिया जिस पे लिखा है कि चिकन कढ़ाई 1800 रुपये की है, तो ये उनकी तरफ से ऑफ़र है। और जब आप कहें यार ये कढ़ाई ले आओ, तो ये आपकी तरफ से क्या है, एक्सेप्टेंस है। अब इसका मतलब आप मानते हैं कि ये कढ़ाई 1800 रुपये की है, ये ऑफ़र आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और आपको उनको कढ़ाई मंगवाने का जो एक्शन है वो साफ जाहिर कर रहा है कि आप मुतमईन हैं उस पर मेन्यू कार्ड पे लिखी हुई चीज़ के साथ, और आपका एग्रीमेंट बन गया है। तो अगर मेन्यू कार्ड मौजूद हो और उसमें लिखा हो कढ़ाई और कढ़ाई के आगे कढ़ाई की तस्वीर लिखी हो, तस्वीर बनी हुई हो, तो ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है। लेकिन अगर उसकी अमाउंट लिखी हुई है एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली, तो फिर वो ऑफ़र है। तो एक ऑफ़र होता है और एक इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। तो कॉलेज का है एडमिशन ओपन, ये इनविटेशन है। कॉलेज का है इस वाली क्लास में इतने रुपए में ये वाली चीज़, ऐसे एडमिशन ओपन, ये ऑफ़र है। आप एक दुकान पे गए, वहाँ पे कपड़े टंगे हुए हैं और कपड़ों के ऊपर प्राइस टैग नहीं लगे हुए, तो वो इन्विटेशन है। और कपड़ों पे प्राइस टैग लगे हुए और कह रहे हैं नॉट नेगोशिएबल, कोई बार्गेन नहीं होगा, तो वो उनकी तरफ से ऑफर है। आप फ्रूट मंडी में जाते हैं, एक बंदा फल सजा के बैठा हुआ और आप उसके पास जाके कहते हैं भाई बेचने हैं, कहते हैं नहीं मैं तो वो क्रिकेट खेलने आया था इन फलों के साथ। ऑब्वियसली वो फल की मार्केट में अगर रेडी पे फल सजा के बैठा हुआ है तो टेक्निकली वो उसकी तरफ से एक इनविटेशन है। अब अगला बंदा आगे पूछेगा हाँ भाई सेब कितने के देने हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं मतलब उसने इंक्वायर किया, वो कहेगा जी 200 के, वो कहेगा नहीं 200 ज़्यादा है 150 ले लो, तो कहीं ना कहीं इनकी एक बार्गेन होगी, जो आखिरी बार्गेन होगी वो ऑफर और एक्सेप्टेंस बन जाएगी। तो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब है यू आर रेडी टू डू ट्रांजैक्शन, आप दूसरों को ये बता रहे होते हैं। और ऑफर का मतलब होता है आप अपनी एक बात बताते हैं कि मुझे ये चीज़ इस तरह से कबूल है। थोड़ी बहुत लचक होती है, जब अगला बंदा काउंटर ऑफर करता है दोबारा से बार्गेन होती है और सम हो कहीं ना कहीं दरमियान में आ जाते हैं। तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर समझ आ रहा है? किताब से ज़रा इसके अल्फाज देखते हैं। इनविटेशन टू ऑफर क्या है? वो कहते हैं इंटेंशन ऑफ पर्सन टू इनवाइट अदर विद अ व्यू टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। एक बंदे की इंटेंशन कि वो दूसरे को बुला रहा है इस इरादे से कि आओ एग्रीमेंट की तरफ, तो ये जो ये बुलावा है ये क्या कहलाएगा? इनविटेशन टू ऑफर। पर्पस क्या है इस इनविटेशन का? पर्पस ऑफ सच इनविटेशन is to circulate information of his readiness to do transaction। इस इन्विटेशन का पर्पस है कि आप सर्कुलेट करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब जाहिर अब आप सीए के अंदर आ गए हैं तो अब आपको सादा इंग्लिश से थोड़ी सी ज़रा भारी इंग्लिश मिलेगी, तो कुछ वर्ड ज़रा मैच्योर मिलेंगे। तो सर्कुलेट करने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पर्पस ऑफ सच इन्विटेशन, इस बुलावे का मकसद क्या है? टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू डू ट्रांजैक्शन। वो आपको इसलिए बुला रहा है कि वो आपको बताना चाह रहा है कि मैं रेडी हूं ये फल बेचने के लिए, तुम आओ बैठो, कोई भाव ताव तो करो। सच इंटेंशंस आर नॉट कंसिडर्ड। ऐसी इंटेंशंस को खबरदार किसी ने ऑफर नहीं कहना। तो एक ऑफर होती है, एक इनविटेशन टू ऑफर होती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ऑफर किसे कहते हैं, डेफिनेशन हमने कल देख ली थी। फिर हमने देखा कि ऑफर अकेले अपने आप को नहीं हो सकती, कम से कम दो बंदे होने चाहिए। फिर हमने कहा ऑफर सर्टेन भी होगी, डेफिनेट भी होगी, क्लियर कट होगी, कोई डाउट नहीं होगा। फिर इसमें कंडीशंस हो सकती हैं, अगर हुई तो क्या करना होगा? बाकायदा तरीके से बताना होगा कि इसमें ये कंडीशंस हैं। कम्युनिकेट होनी चाहिए, बोल के, लिख के या एक्शन से कम्युनिकेट होनी चाहिए, और ख़त हो तो ख़त पहुंचना चाहिए।
और फिर हमने कहा कि इनविटेशन टू ऑफर नहीं होनी चाहिए, ऑफर शुड बी ऑफर नॉट इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर में क्लैरिटी नज़र आनी चाहिए। अगर एक बंदा दूसरे को बुला रहा है कि आओ बैठते हैं, बात करते हैं, आओ तो सही, बैठो तो सही, सोचो तो सही, तो ये इन्विटेशंस है। अगर टीवी पे ऐड आए जी फलाना जो सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उसके प्लॉट और फाइलें दस्तयाब हैं, तो ये इन्विटेशन है। फिर जब जाएंगे तो वो कहेंगे 10 मरला इस रेट में है, 1 कनाल इस रेट में है, फलाना इस तरह से है, तो ये उनकी तरफ से ऑफ़र होगी। जी अगर ऐड में लिखा है 10% ऑफ, जी अगर ऐड में लिखा हुआ है कि हम 10% ऑफ देंगे, लेकिन किस पे ऑफ देंगे अभी नहीं पता, तो इसका मतलब ये भी इन्विटेशन है। तो बड़ी क्लियर सी बात हो गई, जहाँ इबहाम है, जहाँ डाउट है, जहाँ कन्फ्यूजन है, उसको हम ऑफ़र नहीं कह सकते। तो अगर कोई बुला रहा है और कुछ बता रहा है और कुछ अभी नहीं बताया, कुछ अभी बात में पता लगेगा या डिबेट होगी, तो ये इन्विटेशन है। और अगर बंदे ने दूसरे को अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन बता दी है सारी और कहा है बस ये चीज़ है, तुम बताओ तुम क्या कहते हो, तो वो ऑफ़र है। जी जी बाय वन गेट वन फ्री। अगर तो इसमें क्लियर कट लिखा है, एक दुकान में है ही एक ही तरह की चीज़ें और उसमें लिखा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, तो फिर तो ये बड़ा क्लियर कट ऑफर है। और अगर लिखा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री और दुकान में 25 तरह के आइटम है और नीचे ब्रैकेट में लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, तो ये एक इन्विटेशन है कि लोग आगे पूछेंगे भाई इसका क्या मतलब है, तो वो कहेंगे कि ऐसा ना हो कि आप 20 रुपये की चीज़ लें और 70 रुपये की चीज़ फ्री ले लें उसके साथ। तो शर्त हमारी ये है कि जब आप एक बाय करेंगे तो जो दूसरी चीज़ फ्री मिलेगी वो उतनी या उससे कम मालियत की होगी। तो इसका मतलब ये आपको उन्होंने सिर्फ बुलाया था बाय वन गेट वन फ्री कह के। तो ये बात समझ आ रही है। फिर हमने एक लिस्ट पढ़ी थी, जी मैं आता हूँ, एक लिस्ट पढ़ी थी कि कैसे कैसे ख़त्म हो सकती है। तो हमें समझ आ गया, बंदा खुद मर जाए, पागल हो जाए, वो ऑफ़र खुद वापस ले ले, अगला बंदा ऑफ़र रिजेक्ट कर दे, ऑफ़र की शर्तें पूरी ना हो, टाइम पूरा ना हो, काउंटर ऑफ़र आ जाए, तो इन सारे तरीके से ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? एक्सपोजर्स जो होते हैं जो आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, ये कंसल्टेंट्स बाहर से पहुँचाने के लिए, ठीक। वहाँ पे लिखते हैं बैनर्स लगे थे उनके कि आपका इतने से इतने बजे यहाँ पे आपको इस तरह इस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो एक ऑफ़र ही है, लेकिन उसमें प्राइस नहीं बताते, लेकिन वो हम इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं, तो वो ऑफ़र में आएगा कि अब अगेन देखिए ना, ऑफ़र कम से कम वो हो जो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टैग के अंदर जो है ऑफ़र एक्सेप्टेंस इन सब में पीछे कहीं ना कहीं कंसिडरेशन होती है। तो अगर कोई कह रहा है कि आप आएँ हम आपको मालूमात देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट टैग के तहत ये वो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें वो कमर्शियल गेम नहीं है ना सर। लेकिन वो एक जिस तरह हमें एक इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है, ठीक है। अगर एक जिस तरह कॉलेज आया हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बिल्कुल सही है। देखें, एक बंदे ने वादा किया कि आप आओ हम आपको मालूमात देंगे, ये गए, उन्होंने मालूमात दी, वादा पूरा हो गया, तो ये वादा है, ये प्रॉमिस है। हम जिसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के पीछे जो ऑफ़र होगी वो ऑफ़र भी हल्की फुल्की वाली ऑफ़र नहीं होगी, समाजी ऑफ़र नहीं होगी, वो कारोबारी ऑफ़र होगी। तो अगर एक ऑफ़र में पैसे हैं, गुड्स है, सर्विसेज है, इस तरह की चीज़ है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली ऑफ़र है। सर सर्विस ही है इन्फॉर्मेशन। अगर तो वो कमर्शियल सर्विस है और उसके पैसे होते हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कोई कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं तो वो ऑफर कर। हाँ, अब अगेन अगर उसमें कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं, कोई कमर्शियल बात बीच में आ गई है, तो फिर यानी कि हम आगे चल के कंसिडरेशन का यूनिट पढ़ेंगे चैप्टर 3 में इंशाल्लाह, वो हमें बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट तब कॉन्ट्रैक्ट होता है जब दोनों के दोनों बंदों को उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमर्शियल कंसिडरेशन हो। एक को है और एक को नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वो सादा प्रॉमिस कहलाएगा, सादा एग्रीमेंट बन जाएगा। मतलब वो बातचीत है, वो बातचीत है। जैसे आप अक्सर अपने दोस्तों से कहते हैं यार ये काम करें, वो कहता कर लेते हैं, तो इस तरह के प्रोमिसेस हैं, लेकिन हम जिसको अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो भारी चीज़ है, वो चीज़ है जिसमें कोई कमर्शियल, कोई कंसिडरेशन, कोई इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जी ऑल क्लियर? क्या मैं ऑफ़र अच्छी तरह से समझ आ गई है? घर जाके बस आपने इसको इसी तरह से तेज़ी से लिख लेना है और अगले दिन आके जो पिछले दिन की कन्फ्यूजन है वो पूछनी है, ताकि हम कहानी को इससे आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त